नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। बिहार में कहा जाता है अक्सर कि केंद्र सरकार जो है लगातार व्यवहार जो होना चाहिए एक स्टेट और केंद्र के बीच में वो व्यवहार निभाती नहीं है, जो सामंजस्य होना चाहिए विकास के लिए। खास करके बिहार में नीतीश कुमार को विकास का पर्यायवाची माना जाता है और विकास अगर हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं केंद्र की सहभागिता जरूरी है। लेकिन आरोप लगते रहे केंद्र पे कि ऐसे जिस तरीके से जितने विकास के लिए सहयोग की ज़रूरत होती है वो नहीं हो पाती है। आखिर क्यों नहीं होती है? मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं परिमल जी। परिमल जी, अक्सर होता ये है कि जब स्टेट को कुछ करना होता है तो केंद्र उसमें अड़ंगा लगाती है। कुछ दिन पहले तक तो आप साथ थे केंद्र में, लेकिन अभी आप केंद्र से अलग हो गए हैं, तो लगता है उसका असर पड़ रहा है, अब विकास में पड़ेगा। नहीं, देखिए एक्चुअली अभी अलग हैं और पहले साथ थे। उस समय भी बीजेपी की जो नीति और जो चाल है, जो चरित्र है, वह राज्यों के विपरीत और संघीय ढांचों के विपरीत है। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस समय बीजेपी हमारी सहयोगी थी और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार हैं, तो केंद्र सरकार के द्वारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से गठित नीति आयोग ने अनुशंसा दी थी कि बिहार फिसड्डी राज्य है। मान लें, हालांकि यह मैनिपुलेशन था। बिहार जिस तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में है ना विकास के नए आयाम को छू रहा है, तो फिसड्डी राज्य कहना अपने आप में पर्टिकुलरली एक गलत बयानी होगी। परंतु इसके बावजूद यदि हम 2 मिनट के लिए मान भी लें, तो आप राज्य में भी हमारे सहयोगी हैं और केंद्र में तो आप हैं ही। तो ऐसी स्थिति में आपकी क्या मजबूरी थी कि आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया? तो स्पष्ट है कि बिहार की जनता बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे को पहचान चुकी है। और पिछले 8 वर्ष के शासन को ही काल को आप देखें, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय ढांचे को ध्वस्त करने का प्रयास किया है। और जहाँ तक संघीय ढांचे का प्रश्न है, आपको बतला दें कि 1973 में केशवानंद भारती के केस में संघीय ढांचे को या बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया था, जिसमें मूल रूप से समाजवाद है ना, धर्मनिरपेक्षता है, लोकतंत्र है, रिपब्लिकन कैरेक्टर है ना, जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जिसकी बात हमारे नेता करते हैं। इसी तरह इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ स्टेटस की बात है, जिस पर हमारे सामाजिक न्याय की सरकार, बिहार की सरकार प्रभावी रूप से काम करती है। अब जानते ही हैं कि सोशल एम्पावरमेंट के लिए हमारे नेता जाने जाते हैं। और यही कारण है कि मीडिया कर्मियों ने ही हमारे नेता के कार्यकाल को सुशासन का नाम दिया है, उन्हें सुशासन बाबू कहकर पुकारते हैं। तो हमारे नेता के नीति सिद्धांत में पर कोई प्रश्न नहीं उठते, लेकिन बीजेपी की जो प्रक्रिया है या जो वो चाहती है, वो संघीय ढांचे को समाप्त करना चाहती है। देखिए, भारतीय संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया गया है और फेडरल स्ट्रक्चर ही संघीय ढांचा और मौलिक संकल्पना है संविधान की। तो बीजेपी प्रयास कर रही है कि संघीय ढांचे को डिस्ट्रॉय किया जाए। यही कारण है, आपने देखिए कि जो राज्य में जो राजनीतिक दल हैं, मुख्य रूप से क्षेत्रीय राजनीतिक दल, वह उस राज्य के लोगों के इच्छा, अपेक्षा एवं भावनाओं का प्रतीक है। लेकिन बिहार में जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि शीघ्र ही सभी क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट मीन्स कि अब यू आर ट्राइंग टू सप्रेस द रीजनल फीलिंग, राइट, रीजनल इंटरेस्ट ना। तो यही बीजेपी की मूल भावना है कि हम क्षेत्रीय दलों को समाप्त करें और केंद्र में लोकतांत्रिक नहीं तानाशाही शासन की स्थापना करें। यही वजह है कि जो अभी मुख्य विपक्षी दल जो है वहाँ, चाहे फिर आप सहयोगी के रूप में केंद्र में है, तो वहाँ बातें लगती है सुनी नहीं जाती है। और जहाँ जहाँ कमेटी में इन्वॉल्व भी अगर विपक्ष, तो उनकी बातों को नजरअंदाज देखिए, आपको किया जाता बतला दें कि जैसे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रभावी विपक्ष का होना जरूरी है। एक मैं उदाहरण आपको दे दूं कि एक संस्था है, संवैधानिक संस्था CAGI, है ना, जिसको आप कैग के नाम से जानते हैं। तो जब संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के तहत उसको अधिकारिता प्रदान किए गए, उसमें संविधान के उसके गठन इत्यादि की बात की गई है। उसके तहत कैग को 2 अधिकार दिए गए थे। एक तो जो सरकार जो खर्च करेगी एग्जीक्यूटिव, उसका अकाउंटिंग करेंगी और उसके ऑडिटिंग का भी काम कैग ही करती थी अकॉर्डिंग टू मूल संविधान। लेकिन बाद में एक्सपर्ट कमेटी ने यह न कहा कि एक ही संस्था अकाउंट भी मेंटेन करे और उसका ऑडिट भी करे, ये गलत है। तो यही कारण है कि CAGI ड्यूटी फंक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1976 पारित करके अब उसका काम मात्र ऑडिटिंग है, अकाउंटिंग नहीं। तो मान लीजिए कि हम यदि जैसे कोई बिल पारित होता है और हम 1989 में, है ना, स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया था। उस समय 3 थी, अभी बढ़कर पर्टिकुलरली लगभग 24 हो चुकी है, राइट।
तो ये भारत सरकार के सभी मंत्रालय से संबंधित जो विधेयक आते हैं उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन देती है, और यह आवश्यक भी है क्योंकि आप जानते हैं कि जो पार्लियामेंटेरियन है वो जर्नलिस्ट हैं, तो तकनीकी उसमें सोच की आवश्यकता होगी। संवेदनशील मुद्दे हैं, है ना, राष्ट्रीय हित से संबंधित मुद्दे हैं, सामाजिक हित से संबंधित मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हैं जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इसलिए एक्सपर्ट कमेटी डीआरएसी के प्रावधान हैं। सामान्यतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया यह होती है कि इस तरह के एक्सपर्ट कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपोजिशन पार्टी से होते हैं, लेकिन बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 के पश्चात, देखिए 2019 के पूर्व तो बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं था, लेकिन जब 2019 के में उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्राप्त हुई तो नरेंद्र मोदी की सरकार पागल हाथी की तरह व्यवहार करने लगा और संविधान को कुचलने का काम किया, धर्मनिरपेक्ष छवि को कुचलने का काम किया। अब देखिए उन्होंने दलित और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न प्रारंभ किया, और इतना ही नहीं, उनकी मंशा इससे भी स्पष्ट होती है कि 50% जो आबादी है महिला, वह महिला विरोधी है, महिला विरोधी है ना, और महिला के विरोध में काम करती है। आपने देखा होगा कि 75वां जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुजरात में विल्किस रेप कांड के अभियुक्तों को उन्होंने इस तरह, है ना, स्वागत किया, ऐसा फील होता था कि वो स्वतंत्रता सेनानी हैं। ये उनके वास्तविक चरित्र को दर्शाता। और उत्तर प्रदेश में आप देखें कि लगातार महिलाओं पर और अल्पसंख्यकों पर और दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो बीजेपी की एकमात्र एजेंडा है कि आरएसएस के मनुवादी प्रकृति को, है ना, भारतीय संविधान को नष्ट करना और टू रिप्लेस आरएसएस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, जो राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि भारतीय संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष छवि प्रदान करता है, जबकि आरएसएस या बीजेपी के लोग सांप्रदायिक भारत की बात करते हैं। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की वकालत करते हैं, जबकि बीजेपी हिंदूवादी राष्ट्रवाद की वकालत करती है, जो भारत जैसे विविधता वाले राष्ट्र के लिए कभी भी हितकारी नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय संस्कृति विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्म और वर्गों के समूहन का ही परिणाम है। और यदि किसी धर्म या जाति के लोगों के साथ कुठाराघात किया जाए, उसके हितों की अनदेखी की जाए, तो ऐसी स्थिति में वह भारतीय संविधान या संस्कृति को के पर कुठाराघात है। यही प्रवृत्ति बीजेपी की लगातार रही है। और एक उदाहरण आपको दे दें, जैसे आपने प्रश्न पूछा कि केंद्र राज्यों को सहायता नहीं देती, तो बहुत टेक्निकल फैक्टर है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देखें तो भारतीय संविधान में जो सेटअप है, फाइनेंशियल सेटअप, जिसको हम फिजिकल फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं, तो कुल जो टैक्स कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसमें 60% केंद्र की अधिकारिता में आते हैं और राज्य को टैक्स कलेक्शन के अधिकार मात्र 40% है, जबकि वेलफेयर प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में राज्य की भूमिका 60 to 64% है और केंद्र की भूमिका मात्र 40% है। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने प्रावधान किया कि केंद्र से राज्यों को वित्तीय सहयोग प्राप्त हो। अब देखिए, केंद्र से राज्यों को वित्तीय सहयोग जो है, एक तो संविधान के 280 के तहत प्राप्त होता है, राइट। 280 में फाइनेंस कमीशन के प्रावधान है और उसके अनुशंसा पर जो टैक्स रिसोर्सेज है उसके डिस्ट्रीब्यूशन सेरेबल पूल वाले किए जाते हैं, राइट। और ये सेरेबल पूल का रिमेनिंग स्टेट्स के बीच पहले गाडगिल फार्मूला था, फिर रिवाइज गाडगिल, अभी प्रणब मुखर्जी फार्मूला के अंतर्गत किए जाते हैं। तो उसी मैंने फाइनेंस कमीशन शेयरिंग की भी तो बात करती है। इसके साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत स्टेचुरी ग्रांट के प्रावधान हैं। स्टेचुरी ग्रांट जो केंद्र राज्यों को देती है, ये वित्त आयोग की अनुशंसा पर देती है। और दूसरे प्रावधान थे सिंस 1950 यू कैन से कि प्लानिंग कमीशन की अनुशंसा के आधार पर, क्योंकि प्लानिंग कमीशन की एक सिस्टर कंसर्न थी एनडीसी, राइट, जिसको बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडियन फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। बीजेपी वाले ने मार्केट बेस्ड ओरिएंटेड इकोनॉमी के नाम पर प्लानिंग कमीशन को समाप्त किया, क्योंकि जबकि प्लानिंग कमीशन के अनुशंसा पर राज्यों को प्लान्ड एक्सपेंडिचर के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते थे और साथ ही साथ एनडीसी ही के रिकमेंडेशन पर ही राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता था। अब वह व्यवस्था समाप्त हो गई और उसके स्थान पर बीजेपी ने नीति आयोग लाया। तो नीति आयोग का आइडिया तो बहुत होलिस्टिक था, लेकिन नीति आयोग का प्रयोग केंद्र सरकार अपने विपक्षियों और विरोधियों को अपमानित करने के लिए करती है। जैसा आपने देखा होगा, बिहार को फीसदी राज्य घोषित करने का काम किया। और अभी जो केंद्र से राज्यों को जो पैसा प्राप्त होते हैं वो अंडर आर्टिकल 282 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 282 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्रांट सीनाइड है उसको डिस्क्रिशनरी ग्रांट कहते हैं। मतलब यह केंद्र के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है कि किस राज्यों को वो कितना ऋण उपलब्ध, कितना ऐड या सहायता उपलब्ध कराएगी। तो बीजेपी क्या करती है कि बीजेपी शासित राज्यों को वो अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है
और विपक्षी दलों के द्वारा शासित राज्यों को वो कम पैसा उपलब्ध कराती है, जबकि बीजेपी शासित राज्य भी उस धन का प्रयोग आरएसएस के एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए करते हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति, आप देखिए गुजरात की स्थिति, राइट। तो बीजेपी किसी भी स्थिति में भारत की जनता की के हित में काम नहीं करती और उसका एकमात्र एजेंडा है किसी तरह आरएसएस और हिंदूवादी राष्ट्र के रूप में इसको बनाना, जो भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के विपरीत है। और साथ ही साथ बीजेपी पूंजीवादी व्यवस्था लाना चाहती है, जबकि हमारी संविधान समाजवाद है ना के सिद्धांतों को समर्थन करती है। यह पूंजीवादी व्यवस्था के ठीक विपरीत है। और आपको बतला दें कि स्वयं प्रधानमंत्री ने हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार को सच्चे समाजवादी के नाम से पुकारा, अर्थात भारत को सच्चे समाजवादी की आवश्यकता है। यही कारण है कि हमारे नेता के नेतृत्व में संपूर्ण भारत के समान विचारधारा वाले जो संविधान विश्वास करते हैं वो एकजुट होंगे और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। तो ये थे परिमल जी, इन्होंने साफ तौर पर बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से बीजेपी अपने एजेंडे को लागू कर रही है और ख़ास करके आरएसएस के एजेंडे को लागू कर रही है। यही वजह है कि आज नीतीश कुमार को पूरे देश घूमने की स्थिति आ गई है और वो पूरे देश के जितने भी विपक्षी दल हैं उनको एकजुट करके लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं और उसमें उनकी सहभागिता लालू प्रसाद यादव भी करेंगे। और यही वजह है कि अब इनकी सीधी लड़ाई 2024 के चुनाव के लिए है और नीतीश कुमार उसकी अगुवाई करेंगे।